मेजर हो तो आज़ाद करेंगे। इस तरह के ऑर्डर्स लेके फैमिली कोर्ट से या खुद अदालत में ही बच्चियों ने बाद में आके बयान दे दिया कि हम वालिदैन के पास जाना चाहते हैं, ये मामला हुए हैं। यानी कि बगैर एविडेंस रन किए हुए अदालत खुद इस हतमी फैसले पहुंच गई कि नादिरा के डॉक्यूमेंट्स क्रेडिबल नहीं है, बच्ची को रिकवर कराया जाए, बच्ची को एक शेल्टर होम में रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट हतमी राय नहीं कायम करती। बच्ची की उम्र 16 साल से कम हो, वहाँ बच्ची की तो राय ली नहीं जाती। इस वक्त दुआ ज़हरा के वकील जिब्रान नासिर मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे ये पूछने लगी हूँ कि अब जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको ये हाईलाइट करेंगे जो अभी तक डिस्कस नहीं किए गए, क्योंकि लास्ट टाइम भी सिंध हाई कोर्ट में पूरा मामला रखा गया और फैसला सुना दिया गया। अब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करके केस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा? सर बताइएगा कि आपने क्या फर्दर प्लानिंग्स की हुई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक बहुत जो है ना केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा, वकील की तरफ से भी काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन आखिरकार फैसला जो है वो माँ बाप के हक में नहीं आ पाया। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेके आने वाले हैं? देखिए, अपील में आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके पास नई शवाहिद या नई गवाहियाँ आ गई हैं। आप अपील में इसलिए जाते हैं जो मौजूदा शवाहिद और गवाहियाँ हैं उनके ऊपर कानून का इतलाक़ कैसे होना चाहिए था और कोर्ट को क्या प्रोसीजर और लाएअमल इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर वो कानून के मुनाफी नज़र आए तो आप उसमें अपील में जाते हैं कि जी हाई कोर्ट से यहाँ पे एक अनइंटेंशनल गलती हो गई है या उन्होंने गलत व्यू फॉर्म किया जिसकी अब दुरुस्ती के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हस्बे बेजा की कार्रवाई है। हस्बे बेजा के अंदर जो भी मुग़वी होता है उसको पेश किया जाता है और जब पेश हो जाए तो सिर्फ दो किस्म के फैसले दिए सकती है अदालत। अगर माइनर हो तो गार्डियन के पास भेजेंगे, वालिदैन के पास। अगर मेजर हो तो आज़ाद करेंगे। अच्छा, और अगर जहाँ पे सवाल उठ जाए कि माइनर है कि मेजर है, वहाँ पे आप टेम्परेरी बेहतर कोर्स ये है, सेफेस्ट कोर्स ये है कि आप शेल्टर होम यानी कि रियासती कस्टडी के अंदर बच्ची को भेजें और फैमिली कोर्ट जो कि लोको पेरेंटिस अपनी जुरिस्डिक्शन में एक हमारे यहाँ इस्तिलाह है कानून में कि फैमिली कोर्ट को समझा जाता है, तस्वर किया जाता है कि बच्चे के बारे में वालिदैन बन के सोचे। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट फिर ये तय करेगी तमाम एविडेंस रन करके कि नादिरा के एविडेंस की कितनी सदाकत है, मेडिकल टेस्ट कितना एक्यूरेटली कंडक्ट हुआ है वगैरह वगैरह, और फिर बच्ची को रियासत के पास ही रहने दिया जाए या 18 से ऊपर आज़ाद कर दिया जाए या वालिदैन के पास भेज दिया जाए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 3 से 4 केसेस के अंदर हम खुद सिंध हाई कोर्ट में इसी तरह की कार्रवाई करके इस तरह के ऑर्डर्स लेके फैमिली कोर्ट से या खुद अदालत में ही बच्चियों ने बाद में आके बयान दे दिया कि हम वालिदैन के पास जाना चाहते हैं, ये मामला हुए हैं। तो ये जो इस वक्त हाई कोर्ट ने एक लाएअमल इख्तियार किया कि जानते हुए कि एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी और अपने ऑर्डर में नोट भी किया, आखिर में बच्ची को ये कह के रिहा कर दिया कि जी एज सर्टिफिकेट में 17 है, तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो अदालत ने खुद ही सॉल्व कर दी। यानी कि बगैर एविडेंस रन किए हुए अदालत खुद इस हतमी फैसले पहुंच गई कि नादिरा के डॉक्यूमेंट्स क्रेडिबल नहीं है और एज सर्टिफिकेट क्रेडिबल है। तो पहले तो क्या ये करना ज़रूरी चाहिए था कि नहीं? दूसरी बात ये कि जहाँ एज सर्टिफिकेट पे आपने इतना इन्हिसार किया, वहाँ पर क्या अदालत को ये नहीं देखना चाहिए था कि ये मेडिकल बोर्ड है या सिंगल मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट है? क्योंकि जब आप मेडिकल एविडेंस जमा कराते हैं तो उसमें एक्यूरेट एज नहीं होती है। आपको कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट, आपके देखने वालों में जो कोई डॉक्टर होगा मुझसे बेहतर जानता है, आप एक अंदाज़ा लगाते हैं हड्डी की डेंसिटी को देखते हुए, ऑसिफिकेशन को देखते हुए कि उम्र कितनी हो गई होगी बच्चे की। वो अंदाजे चूँकि लगाए जाते हैं तो मेडिकल बोर्ड में फ़ायदा आपको ये होता है कि 5-6 डॉक्टर्स बैठते हैं, जिसके अंदाजे ज़्यादा वोट हासिल कर गए वो व्यू आ जाता है, मतलब कि कंसेंसस फॉर्म किया जाता है। मगर अगर आपने अंदाजे पे करना है और एक डॉक्टर के अंदाजे के ऊपर आप ये फैसला कर रहे हैं तो उसकी क्या? तीसरी बात ये कि जहाँ ऐसा डॉक्यूमेंट आपके सामने हो, नादिरा का इशू किया हुआ या हुकूमत का इशू किया हुआ, जो वाकई से जिसका इजरा बहुत साल या माह पहले हुआ हो, अप्रैल 2022 में किडनैपिंग है, 2015 में इजरा हुआ है, ओरिजिनल निकाहनामा 2005 का साइन और स्टैंप हुआ है, तो उस वक्त उनके ऊपर मेडिकल एविडेंस वैसी सबकत लेके नहीं जा सकता। अब ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है कि हमारे नज़दीक हाई कोर्ट से यहाँ पे लाएअमल सही से अप्लाई नहीं हुआ, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर नहीं हुआ, ये फॉलो करना चाहिए था। और साथ साथ इसकी वजह से मनफी असरात अब ट्रायल कोर्ट में आ रहे हैं, जो कि वो हाई कोर्ट की नीयत नहीं थी, हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शंस नहीं दी, मगर पुलिस अब हाई कोर्ट के फैसले को जवाब बना के जो है केस ख़त्म करना चाह रही है और कह रही है कि जी बच्ची आज़ाद है, जहाँ जाना चाहे जा सकती है और कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। और इस दौरान जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे मौक़िफ़ को सुने, समझे और फैसला करे, बेहतर
बेहतरीन कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि बच्ची को रिकवर कराया जाए, बच्ची को एक शेल्टर होम में रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी राय नहीं कायम करती। और अगर सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझे कि वो मेडिकल एविडेंस को देखना चाहेंगे नादिरा के रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, चूंकि हमारा मौक़िफ़ है कि नादिरा के रिकॉर्ड को ऐसी सबकत मिलनी चाहिए, तो फिर वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें, जो कि अब तक नहीं तश्कील दिया गया इस केस में। आपको नहीं लगता कि जो पहले सिंध हाई कोर्ट में इस केस को लेकर फैसला किया गया और इतनी चीज़ों को लापरवाही से डील किया गया, तो क्या पुलिस का हाथ आप समझते हैं कि इस पूरी कार्रवाई में शामिल था? देखिए, मैं क्या सराइयों में नहीं जाऊंगा। अदालत के सामने जो दलाइल होते हैं उसी की रोशनी में फैसला करता है। मेरे लिए सबसे तशवीशनाक बात ये थी कि तमाम जो मैं आपको कानून बता रहा हूँ, मेरा एक तजुर्बा है बतौर वकील, बट यकीनी तौर पे सूबे के जो AG साहब हैं वो बहुत सीनियर वकील हैं, वो सिंध हुकूमत के वकील हैं, एडवोकेट जनरल हैं। उन्होंने बहुत पहले कबल उस वक्त सिर्फ बच्ची का बयान सुन के ये राय कायम कर ली कि सर ये किडनैपिंग नहीं है, जबकि उनको मुझसे बेहतर पता है कि जहाँ बच्ची की उम्र 16 साल से कम हो वहाँ बच्ची की तो राय ली नहीं जाती। वहाँ बच्ची का जहनी कैफियत क्या थी, घर से जाते हुए मर्जी से गई, खुशी से गई, गमी में गई, ये पूछा नहीं जाता। किडनैपिंग इसलिए की जाती है कि बच्चे को आप लेके जा रहे हैं तो उसकी मेंटल कैफियत नहीं देखेंगे, जहाँ लड़का 14 से कम हो और लड़की 16 से कम हो। तो मेरे ख्याल में कोर्ट को प्रॉपर्ली असेस भी नहीं किया, ना महकमों ने, ना कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने। अच्छा, निकाहनामा के हवाले से भी जो है बीच में ये प्रूफ हुआ था कि जो निकाहनामा है वो जाली साबित हो गया था, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई बात नहीं होती? नहीं जी, ये गलत मेरे ख्याल में लोगों ने इंटरप्रिटेशन की है, या जो इस केस के अंदर पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे शायद उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। निकाहनामा अगर आपने कैंसिल कराना होता है तो उसका एक सूट फॉर जैक्टिटेशन होता है, सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल रन होता है, उसके बाद अदालत कहती है कि निकाहनामा झूठा था। आप ऐसी किसी केस के अंदर उस पर रिलाय ना किया जाए किसी और प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो उसको आप झूठा करार नहीं दे सकते। उसका प्रॉपर प्रोसीजर है जो अब तक कार्रवाई इस केस में नहीं हुई है।